स्टडी टूल्स में आपका स्वागत है। बीपीएससी के द्वारा सीडीपीओ का 2 एग्ज़ाम हुए थे 2005 और 2018 में। 2018 के बाद कोई भी पेपर नहीं हुआ है, तो 2018 में जो प्री हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, इसको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रगोत कहाँ का राजा था? तो प्रगोत सही उत्तर हो जाएगा, अवंती का राजा था। अवंती 16 महाजनपद था, उसमें एक अवंती था और इसकी 2 राजधानी थी। मतलब अवंती 2 भाग में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती का राजधानी था उज्जैनी, इसको उज्जैनी बोलते हैं, और इसको दक्षिणी अवंती का राजधानी था महिष्मती। तो 2 भागों में बटा था, उत्तरी और दक्षिणी अवंती। तो उज्जैनी से बना है उज्जैन, और उज्जैन स्थित है एमपी में, और अवंती भी मध्य प्रदेश का ही है, जगह था उस समय। तो प्रगोत अवंती का शासक था। और मगध का जो इससे एक और क्वेश्चन बनता है, मगध का जो शासक था बिंबिसार, हर्यक वंश का, इसने अपने चिकित्सक भेजा था जीवक को, सेवा में भेजा था प्रगोत के। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि बिंबिसार ने किस वैद्य को प्रगोत की सेवा में भेजा था? तो जीवक। और प्रगोत का कहाँ का शासक था? अवंती का। और अवंती उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती 2 रूप भाग में बटा था। तो उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती का राजधानी महिष्मती था। और उज्जैनी से ही बना है उज्जैन, और स्थित है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। हूण राजा तोरमान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? हूण राजा तोरमान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो हूण राजा तोरमान का शासनकाल था 500 ईस्वी के पास, और ये पश्चिमी भारत पे पंजाब कश्मीर और गांधार, इन जगहों पे इसका शासन था। और इसको पराजित करने वाला था प्रकाश धर्मन था मालवा का शासक, और इसने पराजित किया था तोरमान को। और तोरमान का एक पुत्र था मिहिरकुल, ये भी काफ़ी प्रतापी था। इसका शासन पहुंच गया था अफगानिस्तान तक इसका शासन पहुंच गया था। तो इसको पराजित करने वाला था मालवा का ही शासक था, मालवा का शासक यशोधर्मन ने मिहिरकुल को पराजित किया था, और तोरमान को पराजित किया था प्रकाश धर्मन ने। दोनों मालवा के ही शासक थे। आगे देखते हैं। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है वो संबंधित है शिव से। शिव का हिंदू धर्म है, उससे संबंधित है, और इसका निर्माण हुआ था 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच में। मतलब 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका निर्माण हुआ था। राजा राज चोल प्रथम के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। और यह बृहदेश्वर मंदिर है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में दर्ज इसको किया गया है। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण राजा राज प्रथम के द्वारा किया गया था 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? विधवा दहन मतलब सती होने का उदाहरण किस अभिलेख में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा भानुगुप्त का एरन अभिलेख, और यह स्थित है मध्य प्रदेश के ही सागर नामक जगह पे। और इसमें जो भानुगुप्त के सेनापति थे गोपराज था, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जो विधवा थी उनके सती होने का उदाहरण मिलता है एरन अभिलेख में, वर्णन किया गया है। गोपराज की मृत्यु पर उसकी जो विधवा थी उसका सती हुआ था, वो दर्ज है एरन अभिलेख में, और यह स्थित है मध्य प्रदेश के सागर में। आगे देखते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में बैठा था? बिंबिसार का शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से लेकर 491 ईसा पूर्व तक। तो और ये शासन पर बैठा था मात्र 15 वर्ष की आयु में,
और बिंबिसार ने ही अपने चिकित्सक जीवक को भेजा था प्रघोत की सेवा में, और बिंबिसार अंग पे भी अधिकार कर लिया था। तो सही उत्तर है 15 वर्ष। 544 ईसा पूर्व में बैठा था, 591 ईसा पूर्व तक शासन रहा बिंबिसार का। हर्यक वंश से संबंधित है। आगे देखते हैं। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था? इस पे जो विजेता प्राप्त किया था बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी पे, वो किस शासक के द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा खारवेल। और खारवेल था कलिंग का शासक, जो कि वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। कलिंग का ही शासक था खारवेल, और इसका शासनकाल था 193 ईसा पूर्व। 193 ईसा पूर्व। तो इसने जो पाटलिपुत्रा का जो सुरक्षा के लिए बनाया गया था बराबर पर्वत श्रृंखला और गोरखगिरी, इस पर अधिकार कर लिया था खारवेल ने। 193 ईसा पूर्व के आसपास इसका शासन था। और दूसरा क्वेश्चन बनता है खारवेल से एक हाथी गुफा है। ये पूछता है हाथी गुफा किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुफा खारवेल से ही संबंधित है, और यह जैन धर्म से है संबंधित। तो खारवेल जैन धर्म को मानता था, तो हाथी गुफा भी खारवेल से संबंधित है। और गोरखगिरी और बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित है जहानाबाद बिहार है, वहाँ पे स्थित है। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला था शासक भीमदेव द्वितीय था। उसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1310 ईस्वी था, उस समय भेजा गया था द्वार समुद्र था, होयसल का राजधानी था। तो इसकी विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता नाम था उसका वृत्तांत जो भारत आने पे उसने वर्णन किया था, उसका नाम था रिहला, और यह आया था 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में आया था मोहम्मद बिन तुगलक इसके शासन में आया था इब्न बतूता, जिसका वृत्तांत है रिहला, और यह आया था 1333 ईस्वी में। आगे देखते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो ये दक्षिणी दीवार बनाता है, और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। गुजरात जो विजय हुआ था उसका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। 1575 में बनकर तैयार हुआ था, और 1572 में जो गुजरात विजय हुआ था उस समय से इसको बनाना शुरू किया था। 1575 में बनकर तैयार हो गया था। और तो यह दक्षिणी प्रवेश द्वार बनाता है जामा मस्जिद का, और विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्थित है द्वार बुलंद दरवाजा। आगे देखते हैं। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं
शेर शाह और हुमायूं के बीच में 26 जून 1539 को युद्ध हुआ था, वह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो वह युद्ध लड़ा गया था चौसा में, जो कि बक्सर के पास स्थित है, बक्सर के पास स्थित है, जिसमें शेर शाह विजय हो गया था इस युद्ध में। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें शेर शाह विजय हो गया था। तो सही आंसर है चौसा। आगे देखते हैं, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पारित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1829। 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक थे, उनके द्वारा यह कानून पारित किया गया था सती प्रथा प्रतिषेध का। तो सही आंसर हो जाएगा 1829। और राजा राम मोहन राय का भी सती प्रथा उन्मूलन में काफ़ी योगदान रहा है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो ठगी प्रथा चल रहा था भारत में, तो इसमें ठगी क्या करते थे, वो मार कर उनका लूटपाट करके उनका जो भी था उनसे लूट लेते थे, उनकी हत्या कर देते थे लोगों का। तो यह वर्ल्ड गिनीज ऑफ बुक है, उसमें जो सीरियल किलिंग है, तो सबसे ज़्यादा सीरियल किलिंग करने वाला ये ठगी प्रथा था। 931 लोगों की हत्या किया था, तो उसमें यह दर्ज है। और तो इसका उन्मूलन करने का श्रेय जाता है स्लीमन, WH स्लीमन है, और विलियम बेटिक और WH स्लीमन, मेन स्लीमन का योगदान था, और विलियम बेटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। तो इन दोनों का प्रयास से ही ठगी प्रथा का अतिक्रमण हुआ था। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1917। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, राजकुमार शुक्ल थे, इनके आह्वान पे ये आए थे बिहार में। नील की जो खेती थी, तिनकठिया प्रथा कहते हैं, उसकी जो किसान परेशान थे, तो इनके ही प्रयास से, राजकुमार शुक्ल के प्रयास से आए थे चंपारण सत्याग्रह करने गांधी जी, और इनका भारत में पहला सत्याग्रह था। तो इन पे मुकदमा चलाया गया था 1917 में ही। किस वर्ष वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो सही उत्तर हो जाएगा 1938 में। 1938 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष वी.डी. सावरकर को बनाया गया था, और वी.डी. सावरकर ने ही 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था 1906 में वी.डी. सावरकर ने। और इनका एक पुस्तक है वी.डी. सावरकर का, उसका नाम है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इनको 1938 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था, और 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया था, और ये सोसाइटी का स्थापना इंग्लैंड में किया गया था वी.डी. सावरकर के द्वारा। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। वी.डी. सावरकर का हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था 1938 में, और इनके द्वारा 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था इंग्लैंड में, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता हमें। तो चलिए आगे देखते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे थे? तो
वे दिल्ली पहुंचे थे 22 मार्च 1942 को। उस समय वाइसराय थे लिनलिथगो। लिनलिथगो वाइसराय था और संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ही क्रिप्स मिशन भेजा गया था। तो उसके अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इन्हीं के नाम पे क्रिप्स मिशन नाम पर गया। और तो ये आए थे भारत में 1942 में और दिल्ली पहुंचे थे 22 मार्च 1942 को। और तो क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था जब क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा चर्चिल। चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री था और संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए इस मिशन को भारत भेजा गया था और उस समय वायसराय था लिनलिथगो। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा था। आगे देखते हैं। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। और जो स्वतंत्रता विधेयक था जो बना था माउंटबेटन योजना पे बना था। और माउंटबेटन योजना पारित हुआ था 3 जून को। तो उसके बाद ये लॉर्ड्स के सदन में भी इसको पारित करना था स्वतंत्रता विधेयक। तो ये 16 जुलाई को वहाँ से भी पारित हो गया था 1947 में। तो लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? 16 जुलाई 1947 को। और जो स्वतंत्रता विधेयक बना था माउंटबेटन योजना पर आधारित था और माउंटबेटन योजना 3 जून को इसका भी ये पारित हो गया था भारत में। आगे देखते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो यह ग्रहण किया गया संविधान सभा के द्वारा और 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया और इसे अपनाया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं। 1915 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो उनकी पहली पुस्तक का नाम था तुहफत उल मुवाहिदीन। तुहफत उल मुवाहिदीन उसके पहली पुस्तक का नाम था। तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की भी स्थापना की थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में किया था और उनके द्वारा एक और समाज की सभा का स्थापना किया गया था, आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था 1815 में। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। आत्मीय सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया? 1815 में। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब किया गया? 1828 में। और इनके पुस्तक है तुहफत उल मुवाहिदीन, इनके पहला पुस्तक। आगे देखते हैं। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया? ताईयूनी आंदोलन चलाया था फराजी आंदोलन के विरोध में। तो वह चलाया गया था जौनपुर के केरामत अली के द्वारा चलाया गया था फराजी आंदोलन के विरोध में ताईयूनी आंदोलन। तो फराजी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी
हाजी शरीयत अल्लाह एक व्यक्ति थे फरीदपुर के, और ये बंगाल में स्थित है। बंगाल के फरीदपुर एक जगह है, वहाँ के थे हाजी शरीयत अल्लाह। इनके द्वारा चलाया गया था फराजी आंदोलन, जो कि मुस्लिम सुधार से संबंधित आंदोलन है, फराजी आंदोलन। और ये चलाया गया था, शुरू किया गया था 1837-38 में। तो इसी के विरोध में तय्यूनी आंदोलन चलाया था जौनपुर के किरामत अली के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक थे जमाजुद्दीन अफगानी। जमाजुद्दीन अफगानी थे सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? महात्मा गांधी तो किनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु गए थे 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका? तो इसका देख लेते हैं आंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के दादा अब्दुल्ला। गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे, इनका अपने चचेरा भाई, ये दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और इनके चचेरे भाई से इनका विवाद था, पारिवारिक विवाद। तो इनको गुजराती बोलने वाला वकील चाहिए था अपने सहायता के लिए। तो महात्मा गांधी इन्हीं को सहायता के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। तो चलिए दादा अब्दुल्ला के सहायता के लिए गए थे। आगे देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1904 में। और लॉर्ड कर्जन का जो शासन वो था, वह वायसराय थे, उसका अवधि था 1899 से 1905। इसके बीच में लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और इसके द्वारा 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था। आगे देखते हैं। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बंगला जो नाटक है नील दर्पण, इसका प्रकाशन हुआ था 1860 में। 1860 में प्रकाशन हुआ था। दीनबंधु मित्र थे, इनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था 1860 में। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त है, उसके द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया था। नील दर्पण जो कि 1860 में प्रकाशित हुआ था, प्रकाशन किया गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा, और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त। आगे देखते हैं। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। एक यूरोपीय पुस्तकालय जो है उसका एक अलमीरा जो है वो पूरे अरब और भारत के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था टीबी मैकाले के द्वारा कहा गया है। तो इसको याद कर लीजिए, टीबी मैकाले ने ऐसा कहा है। इसमें कुछ ऐसा डिस्कशन के लिए है नहीं। टीबी मैकाले ने कहा था कि यूरोपीय का एक पुस्तकालय का जो एक अलमारी है वो पूरे अरब और भारत के पूरे साहित्य से अधिक मूल्यवान है। पंजाब हिंदू सभा का स्थापना किस वर्ष किया गया था? पंजाब हिंदू सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो पंजाब हिंदू सभा का स्थापना हुआ था, इनमें 2 सदस्य थे, यूएन मुखर्जी और लालचंद।
UN मुखर्जी और लालचंद, इसके इन दोनों के प्रयास से स्थापना किया गया था पंजाब हिंदू सभा का 1909 ईस्वी में, 1909 में ईस्वी में। और इस सभा का स्थापना हिंदू हैं उनके सुरक्षा के लिए ही किया गया था, हिंदू के सुरक्षा के लिए किया गया था हिंदू महासभा की स्थापना। UN मुखर्जी और लालचंद, इसमें दो नाम है, तो इन दोनों के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया गया? तो किस प्रदेश से संबंधित है? तो पहले देख लेते हैं एका आंदोलन कब चलाया गया था। तो 1921 से 22 के बीच में एका आंदोलन चला था, और एक तरह का किसान आंदोलन था, और किराया 50% से अधिक हो गया था, इसके विरोध में चलाया गया था एका आंदोलन। तो यह चलाया गया था अवध क्षेत्र है, वहाँ पे चलाया गया था एका आंदोलन, और एक तरह से किसान आंदोलन है, और 1921-22 में चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दो नाम से जानते हैं, इनको बादशाह खान भी बोलते हैं, और दूसरा नाम इनका काफ़ी चर्चित है, सीमांत गांधी। ये सीमांत गांधी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि सीमांत गांधी से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरा नाम इनका बादशाह खान भी है। तो इनके द्वारा जो स्थापित हुआ था खुदाई खिदमतगार, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लाल शर्ट, रेड शर्ट्स है, उस नाम से जाना जाता है खुदाई खिदमतगार को। लाल कुर्ता बोलते हैं, रेड शर्ट, लाल शर्ट कुछ भी रहेगा, तो आपको वही आंसर लगाना है। तो सीमांत गांधी और बादशाह खान है, खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनको रेड शर्ट्स से जाना जाता है, इनके द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जानते हैं बेथी, और बेथी है तो जमींदारों द्वारा किसान से उनके काम करवाने के उपलक्ष्य में कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, और बेगारी बोलते हैं, बेगार जो है बेगारी का काम करवाते थे, तो इसको बेथी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेथी एक तरह से बिना पारिश्रमिक के जो कार्य लिया जाता है उसको बोलते हैं बेथी। तो जमींदार द्वारा ऐसा किया जाता था, जो कर्ज से जो दबे हुए किसान रहते थे, कृषक, उनसे बिना पारिश्रमिक के ही कार्य लेते थे जब तक कि वो कर्ज चुका नहीं देते। आगे देखते हैं, छोटा हो गया, कोई बात नहीं, काफ़ी बड़ा है, 5 ऑप्शन है इसलिए। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी नहीं झुकना चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहें। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जहाँ पे दिसंबर 1929 में उन्होंने झंडा फहराया था लाहौर अधिवेशन में। तो उनके द्वारा यह कथन कहा गया था, पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी नहीं झुकना चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। तो यह लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था दिसंबर 1929 में, वे कहे थे लाहौर अधिवेशन में।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध थी? टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम ये राजधानी था टीपू सुल्तान का। चलिए देखते हैं आगे। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की प्रेरणा कहाँ से आई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस क्रांति, फ्रेंच क्रांति से आई थी। और ये फ्रेंच क्रांति हुआ था 1889, 1789 में हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था जिसको फ्रांस क्रांति भी बोलते हैं। तो इसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा यहीं से आई थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? भारतवर्ष को धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। और संविधान की प्रस्तावना में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें ही शब्द जोड़े गए थे समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। ये क्वेश्चन आता है। और यह भी आता है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसी के बाद जोड़ा गया था। तो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। आगे देखते हैं। संविधान उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संविधान उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। संविधान उपचार का मौलिक अधिकार का जो भाग 3 है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 है वर्णित, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो 32वां आर्टिकल है उसी में वर्णित है संवैधानिक उपचार का जो वर्णन है, इसमें वर्णित है भाग अनुच्छेद 32 में। और इसमें संविधान का जो मौलिक अधिकार अगर किसी का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट यहाँ पे जा सकता है। और डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। इनके द्वारा संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं उन्होंने संविधान आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित है। और मौलिक अधिकार वर्णित है भाग 3 में 12 से 32 के बीच में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से लेकर 32 में। और अनुच्छेद 32 को ही बोलते हैं संविधान की आत्मा। और यह बोला गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और संवैधानिक उपचार में और इस अनुच्छेद 32 में अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, जहाँ भी सुविधा हो वहाँ पे डायरेक्ट जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो हाई कोर्ट जाएगा फिर वहाँ से सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट। अगर फंडामेंटल राइट का जो अगर बात आती है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट मुकदमा दर्ज कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? देवनागरी लिपि को संघ के सरकारी भाषा के रूप में कौन सा अनुच्छेद मान्यता देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी संघ की राजभाषा है, न कि राष्ट्र की राष्ट्रभाषा। हिंदी को हम
संघ का राजभाषा बोलेंगे, राजभाषा बोलेंगे, कन्फ्यूजन होता है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। अगर कोई बोलता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है भारत का तो ये गलत है, राजभाषा है। आगे देखते हैं, 343 में वर्णित है। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? प्रारंभ में आपातकाल की घोषणा कितने समय के लिए सीमित किया जा सकता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, सही उत्तर बता देते हैं। सही उत्तर 6 महीना, 6 मंथ है। और आपातकाल का उद्घोषणा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और कैबिनेट से लिखित जो रिटन में सिफारिश होता है आपातकाल का, तो उसके बाद राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। और प्रत्येक सदन से इसको 1 महीने के अंदर अनुमोदन लेना होता है। 1 माह के अंदर अगर प्रत्येक सदन से अनुमोदन नहीं हो पाता है तो ये आपातकाल रद्द हो जाता है। और संसद से अनुमोदन होने पर इसको 6 महीने तक एक बार में बढ़ा दिया जाता है, और पुनः अगर 6 महीने से आगे बढ़ाना हो तो फिर दोबारा संसद से अनुमोदन लिया जाता है। और आपातकाल संबंधित है अनुच्छेद 352 से। और तो इसकी समाप्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, और इसके लिए केवल उनकी उद्घोषणा ही काफ़ी होती है। उसमें उनको कैबिनेट से लिखित सिफारिश के बाद उद्घोषणा ही उनका काफ़ी होता है, और उसमें संसद की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती समाप्ति में। तो देख लेते हैं, 6 माह है पहले, 352 से संबंधित है। आगे देख लेते हैं कि सबसे पहला आपातकाल कब लगा था। तो 1962 में लगा था, चीन युद्ध हुआ था। दूसरा आपातकाल लगा था 1971 में, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। और तीसरा आपातकाल लगा था 1975 से लेकर 1977 के बीच लगा था, 21 माह के लिए। 25 जून 1975 में लगा था, 21 माह के लिए लगा था। तो ये 3 आपातकाल अब तक लग चुके हैं, 1962, 1971 पाकिस्तान के युद्ध के समय, और आंतरिक अशांति का जो था दिया गया था 1975 से 1977, इस बीच लगा था तीसरा आपातकाल। तो अभी तक मात्र 3 आपातकाल लगा है भारत में। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने। 1 महीने के अंदर ही संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है, और आपातकाल लगाने के लिए कैबिनेट से लिखित सिफारिश की ज़रूरत होती है। बिना लिखित सिफारिश के राष्ट्रपति खुद अपने विवेक से आपातकाल नहीं लगाएगा। बिना कैबिनेट से रिटन में उनको सिफारिश किया जाता है, फिर उसके बाद वो आपातकाल लगाते हैं। आगे देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके मुख्यमंत्री जो होते हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अभी वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। यहाँ पे मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया है। तो इन दोनों के मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करवाते हैं। आगे देखते हैं, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है। आगे देखते हैं, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? जनहित जो याचिका होता है PIL, इसकी धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो यह अमेरिकी गणराज्य से संबंधित है,
और भारत में यह 1980 के दशक में इसको प्रारंभ किया गया था। और जनहित याचिका कहीं भी लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, यहाँ कहीं भी आप जनहित याचिका लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट में लगाएगा फिर केस जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट, नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस है। तो ये रीट लागू होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति पर, कोई भी व्यक्ति, उसको 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उनके सामने पेश करना होता है। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो ये रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रीट को उपयोग में लाया जाता है कि आप जवाब दीजिए कि आपने क्यों ऐसा नहीं करा, 24 घंटे के अंदर अदालत में क्यों नहीं पेश किया। तो संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण से। आगे देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में किया गया है? जो संवैधानिक प्रावधान है संविधान संशोधन का, वो किस में दर्ज है? तो सही आंसर हो जाएगा भाग 20 के अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा भाग 20 अनुच्छेद 68। आगे देखते हैं। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो इसमें भी सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होते हैं। तीनों जो रक्षा बल है, नेवी, एयरफोर्स और जो आर्मी है, तो उसके प्रधान अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। आगे देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं कार्यकारी प्रमुख। और अगर पूछता है कि वास्तविक कार्यकारी कौन होता है, तो वास्तविक कार्यकारी होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद बनता है, ये वास्तविक कार्यकारी होता है। और ऐसे अगर पूछता है वास्तविक अगर नहीं रहा हो तो राज्यपाल हो जाएगा। आगे, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? जो राजस्थानी क्षेत्र है उसमें मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा अपघर्षण का। ये अपघर्षण का उदाहरण होता है मशरूम का जो निर्माण होता है। आगे देखते हैं। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाएगा उसमें मिल जाएगा आपको। खुद से भी अगर प्रैक्टिस करना हो तो इसमें आंसर की भी दिया हुआ है, तो वो लास्ट में आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? तो चारों में से कोई भी नहीं है जो कि ज्वालामुखी उत्पाद है। इसका उत्तर 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो खगोलीय इकाई बोला जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं, और लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है इसकी दूरी। तो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं। भारत के जिन क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसकी वार्षिक वर्षा कम होती है। कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा में शुष्क भूमि किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। ऐसा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। थार मरुस्थल है, उसको सिंचाई करता है इंदिरा गांधी नहर, तो उसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर निकलता है हरिके बैराज,
हरिके बैराज है, बैराज बोलते हैं, बैराज दोनों, हरिके बैराज से निकलता है इंदिरा गांधी नहर। और हरिके बैराज कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। और इसको सतलज और ब्यास, इसके मुहाना जो है, सतलज और ब्यास के मुहाना, उसी के पास में हरिके बैराज स्थित है। और यहीं से निकलता है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में थार मरुस्थल की सिंचाई करने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पे नहीं उगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। तो और इसको आर्द्र सदाबहार वन उगने के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए और इसका तापमान 50 से 30 डिग्री तक होना चाहिए। तो कहाँ उगते हैं? तो पश्चिमी घाट में उगता है, अंडमान द्वीप में उगता है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र मणिपुर, मेघालय, ये वाला क्षेत्र, वहाँ पे उगता है। पश्चिमी घाट में भी उगता है, अंडमान द्वीप में उगता है, उत्तर पूर्वी घाट पे नहीं उगता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, क्योंकि इसके लिए 200 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत है, जो कि और तापमान भी होना चाहिए 15 से 30 डिग्री। तो ये नहीं अवेलेबल होने के कारण पूर्वी घाट में नहीं उगता है। सॉरी, आगे देखते हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी का। तो आज इस सेशन में बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो बस इतना ही रहने देते हैं। और अगर ज़रूरत हुई तो अगले सेशन में बाकी का क्वेश्चन कर लिया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हिस्ट्री में डिस्कशन की ज़रूरत होती है उसका हमने कर लिया है, तो ज़्यादा हो सकता है ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको लगता है कि इसका पूरा डिस्कशन कर लेना चाहिए 150 क्वेश्चन का, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम दूसरे वीडियो में इसका डिस्कशन आगे कर लेंगे। तो चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।